हेलो भैया भाई। आज के अपने इस वीडियो में कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 3 हिमालय की बेटियां निबंध को पढ़ेंगे। इस निबंध के लेखक हैं श्री वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन। पाठ को शुरू करने से पहले आइए थोड़ा सा पाठ के विषय में जान लेते हैं। जैसा कि पाठ के शीर्षक से हमें पता चलता है हिमालय की बेटियां, तो लेखक इसमें हिमालय की बेटियों के बारे में बता रहे हैं। अब अगर हम देखें तो हिमालय एक पर्वत है और उसकी बेटियां थोड़ा सा समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर लेखक ने हिमालय पर्वत को एक पिता के रूप में दर्शाया है और नदियों को उनकी बेटियों के रूप में बताया है। अब अगर हिमालय पर्वत हैं तो उनकी बेटियां हैं नदियाँ। तो यहाँ पर उन्होंने हिमालय से निकलने वाली नदियों को उनकी बेटियों के रूप में दर्शाया है। इसमें उन्होंने हिमालय चूँकि एक पर्वत है तो उन्होंने उसका मानव के रूप में रूपांतरण किया है, अर्थात हिमालय का मानवीकरण किया है और साथ ही उससे निकलने वाली नदियों का भी मानवीकरण किया है। उन्होंने हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सतलज, इन सब का मानव के रूप में वर्णन किया है और ये बताया है या ये कल्पना की है कि ये सब मानव हैं, मनुष्य हैं और हिमालय इन सब नदियों का पिता है। ये सब नदियाँ उनकी बेटियां हैं। तो आइए अब पाठ को शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। इस पहले पद में लेखक ने यही बताया है कि अब तक उन्होंने नदियों को दूर से देखा था अर्थात उनका उद्गम नहीं देखा था कि वे कहाँ से निकलती हैं। उस स्थान को जब तक लेखक ने नहीं देखा था तब तक वे वही सोचते थे कि नदियाँ कैसी है, गंभीर है, शांत है और किसी सभ्रांत मतलब होता है सुसंस्कृत महिला की तरह वे उन्हें लगती थी, क्योंकि लेखक ने नदियों को हमेशा मैदानी भागों में देखा था और मैदानी भागों में नदियाँ शांति के साथ बहती हैं, उनमें कोई वेग आदि नहीं होता। जबकि ये नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो क्योंकि पहाड़ों के उबड़ खाबड़ रास्तों में से होकर गुजरती हैं और पहाड़ की ढाल से होते हुए उन्हें अपना रास्ता बनाना पड़ता है। उनका जल वेग के साथ गिरता है और किनारों से टकराकर अपने लिए मार्ग बनाना पड़ता है। इसलिए वे कैसी अत्यधिक वेग के साथ वहाँ पर बहती हैं। लेकिन लेखक ने तो उन्हें अभी तक मैदानी हिस्से में देखा था तो वे उन्हें गंभीर और शांत समझते थे। इसलिए वे कहते हैं कि उनके प्रति यानी कि नदियों के प्रति उनके दिल में यानी लेखक के दिल में बहुत अधिक आदर और श्रद्धा के भाव थे और जब भी वे नदियों में स्नान करते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि वे जैसे अपनी माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में आराम कर रहे हैं। फिर वे आगे लिखते हैं, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज,
समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। आगे लेखक बताते हैं कि जब उन्हें हिमालय पर्वत घूमने का मौका मिला, यानी वे हिमालय की तरफ जब ऊंचे पहाड़ों की तरफ घूमने गए, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो गंगा नदी की दुबली पतली सी धारा उन्हें पहाड़ों से निकलती हुई दिख रही है, वही मैदान में जाकर कैसी चौड़ी और शांत हो जाती है, इतनी विशाल हो जाती हैं। ये कैसे होती है? इनका उछलना कूदना, लगातार खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी भावभंगिमा, इनका उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदानों में जाकर। अर्थात जब पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं तो वो कैसे, तो वे ऊंचे पहाड़ों से झरनों के रूप में, प्रपात के रूप में उछलती कूदती मचलती सी हमें दिखाई देती है, और उनकी जलधारा बहुत पतली दिखती है। और इतना वेग होता है उस जलधारा में कि यदि कोई कवि उनको देखे, या अगर हम उनका मानवीकरण करें या उन्हें किसी मनुष्य के रूप में देखें, तो हमें उनके जल का वेग ऐसे लगेगा जैसे कोई हंस रहा है। उस गिरते हुए जल में जो आवाज़ होती है वो ऐसा लगता है जैसे कोई हंस रहा है या फिर कोई चंचलता प्रदर्शित कर रहा है। लेखक आगे लिखते हैं कि जब वे किसी लड़की को देखते हैं या किसी सुंदर पुष्प की कली पर उनका ध्यान अटक जाता है, तभी भी उनको इतना कौतूहल नहीं होता जितना कि उन्हें इन बेटियों की बाल लीलाएं देखकर। बेटियां कौन हैं? ये नदियाँ। और बाल लीलाएं क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हिमालय से निकल रही है। जैसे कोई बालिका अपने पिता के घर में होती है या अपने बचपन के स्वरूप में होती है, तो वे कितनी चंचल और कितनी चुलबुली और कितनी ज़्यादा उसके अंदर क्षमताएं होती हैं, इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है उनके अंदर। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती जाती है, वह बाल्यावस्था से युवावस्था में पहुंचती है, तो धीरे धीरे उसके बाल्यावस्था की चंचलता थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है और उसमें गंभीरता आती जाती है। इसी तरह ये नदियाँ चूँकि हिमालय से निकल ही रही हैं, तो लेखक ऐसा मानते हैं कि ये अभी अपने पिता के घर में हैं और बाल स्वरूप में अर्थात छोटी बच्ची के रूप में है। तो लेखक कहते हैं कि जब वे इन नदियों को पर्वतों में देखते हैं तो इनकी चंचलता देखकर बहुत ज़्यादा विस्मय होता है, बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। इतना ज़्यादा कि किसी नए पुष्प को देखकर या किसी नए व्यक्ति को देखकर जैसा हमें विस्मय होता है या आश्चर्य होता है, उससे भी कई गुना अधिक विस्मय उन्हें इन नदियों की चंचलता या उनकी बाल लीला देखकर होता है।